प्रिय विद्यार्थियों, मैं एटा कोचिंग क्लासेस की तरफ से कक्षा 10 की हिंदी की पद्य भाग का 5वां चैप्टर सुमित्रानंदन पंत। तो मैं आज आपको सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय बताऊंगा और मैं आशा करूंगा कि आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो सुमित्रानंदन पंत हों या कोई भी कवि हों या लेखक हों, उनके जीवन परिचय बताने से पहले सबसे पहले उनके बारे में परिचय करते हैं कि ये किस शाखा से कवि रहे थे, इन्होंने किसके ऊपर कविताएं की थी, निबंध लिखे तो कैसे निबंध लिखे, आज के समय में उनका क्या औचित्य है। तो आगे देखते हैं कवि परिचय। तो देखिए कवि परिचय देखते हैं। श्री सुमित्रानंदन पंत का संपूर्ण काव्य आधुनिक काव्य चेतना का प्रतीक है। ये ऐसे कवि हैं जो हिंदी साहित्य कानन, कानन का मतलब होता है जंगल, कानन को झरने के समान कल कल निनाद से मुखरित कर नवजीवन प्रदान करते हैं। इन्होंने अपने काव्य की लयताल में मानव जीवन की लयताल को निबद्ध करने का प्रयास किया। निबद्ध का मतलब होता है गूंथना या जोड़ना या बांधना। इनके काव्य में धर्म, दर्शन, नैतिक, सामाजिक मूल्य एवं प्रकृति की सुकुमारता और उद्दंडता आज एक साथ देखी जा सकती है। अगर आज के समय में वास्तव में इनका काव्य रसकों के गले को कंठाहार है। ये तो था इनका काव्य परिचय। चलिए अब आगे इनका जीवन परिचय देखते हैं। यह है इनका जीवन परिचय, सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय। तो सुकुमार भावनाओं के कवि एवं प्रकृति के चतुर चितेरे का अर्थ होता है चित्रकार। श्री सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को प्रकृति की सौम्य गोद में अल्मोड़ा के कौसानी नामक गांव में हुआ था। यानी कहाँ हुआ? डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के कौसानी गांव में। कहाँ हुआ था? कौसानी गांव में। इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत। अच्छा, इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया। अतः इनका पालन पोषण पिता और दादी की वात्सल्य की छाया में हुआ था। वात्सल्य बोलते हैं बचपना। क्या होता है? बचपना। पंत जी ने अपनी शिक्षा का प्रारंभिक चरण अल्मोड़ा से पूरा किया था। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा था। क्या रखा था? सुमित्रानंदन। इसके बाद वाराणसी के जय नारायण हाई स्कूल से लिविंग की परीक्षा उत्तीर्ण की और जुलाई 1919 में इलाहाबाद आए। कब पहुंचे? 1919 में इलाहाबाद पहुंचे और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। यानी सुमित्रानंदन पंत ने 1919 में इलाहाबाद आकर म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया था। सन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज त्याग दिया था। यानी इन्होंने बीए की परीक्षा नहीं दी थी और कॉलेज छोड़ दिया था। कब? असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन जैसे ही शुरू हुआ तो इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज त्याग दिया। इसी के साथ आगे इन्होंने स्वाध्याय से यानी स्वयं से संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला और हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। प्रकृति की गोद में पलने के कारण इन्होंने अपनी सुकुमार भावना को प्रकृति के चित्रण में व्यक्त किया। इन्होंने प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपावाग, क्या थी? रूपावाग का प्रकाशन किया। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की थी। किसकी? लोकायन नाम की। किसकी स्थापना की थी? लोकायन नाम के संस्कृत पीठ की स्थापना की थी और भारत भ्रमण हेतु निकल पड़े। यानी भारत घूमने के लिए निकल पड़े। तब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1950 में सुमित्रानंदन पंत को 1950 में ऑल इंडिया रेडियो परामर्शदाता के पद पर नियुक्त किया गया था। 1950 में। सन 1976 ईस्वी में भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रेरित होकर इनको पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। कब किया था? 1976 ईस्वी में। इनकी कृत
चिदम्बरा। क्या थी इनकी रचना? चिदम्बरा। चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस पर? चिदम्बरा। 28 दिसंबर सन 1977 को इस महान साहित्यकार ने इस भौतिक संसार से सदैव के लिए विदा ले ली और चिर निद्रा में लीन हो गए। ये तो था सुमित्रानंद पंत का जीवन रचना, जो मैंने अपने द्वारा लिखा था। अब चलिए इनकी रचनाएं देखते हैं। सुमित्रानंद की रचनाएं तो कई हैं, लेकिन कुछ रचनाएं हमने लिखी हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। यहाँ पंत होगा। पंत जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी का मतलब जिनको कई प्रतिभाएं आती हैं, जैसे काव्य के साथ नाटक भी लिखना आता हो, कहानी भी लिखनी आती हो, निबंध भी लिखना आता हो। इन्होंने कविता के अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कविता के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानियों की रचना की, परंतु काव्य ही इनका प्रधान क्षेत्र रहा था। यानी सबसे ज्यादा इन्होंने काव्य में ही काम किया था, कविता लिखने में। अपने दीर्घकालिक काव्य जीवन में इन्होंने हिंदी काव्य जगत को अनेक कृतियां प्रदान की हैं, यानी अनेक कविताएं लिखी हैं इन्होंने, जो इस प्रकार है। कौन कौन सी? सबसे पहले कुछ रचनाओं के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले है बीड़ा। कौन सी है? बीड़ा। यह पंत जी की प्रथम काव्य पुस्तक है, यानी काव्य पुस्तक है। लेकिन पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहली अगर इनकी कोई देखें कृति तो वो है उत्तरा। कौन सी? उत्तरा, जो 1949 में लिखी गई थी। उसके बाद आई थी कला और बूढ़ा चांद। कला और बूढ़ा चांद। बूढ़ा चांद, इसके बाद ये है कला और बूढ़ा चांद। लेकिन अगर काव्य के बारे में देखा जाए तो सबसे पहली पुस्तक इनकी कौन सी है? बीड़ा। ये काव्य पुस्तक है सबसे पहले। इसमें प्रकृति निरीक्षण, अनुभूत और कल्पनाओं का सुंदर रूप दिखाई देता है। यानी जो बीड़ा नाम की इनकी पहली काव्य पुस्तक है, उसमें प्रकृति निरीक्षण है, अनुभूति है और कल्पनाओं का सुंदर चित्रण दिखाई देता है। इसी के साथ दूसरी इनकी रचना थी ग्रंथ। तो ग्रंथ क्या है? यह असफल प्रेम की दुखपूर्ण गाथा काव्य है। यानी जो ग्रंथ है वो क्या? एक काव्य है। काव्य का मतलब जिसमें कविताएं होती हैं, वो काव्य है ये। लेकिन है कैसा? प्रेम की दुखपूर्ण गाथा का, यानी जो प्रेम असफल होता है उसकी दुखपूर्ण गाथा है काव्य के रूप में। और इसमें श्रृंगार वियोग है। वियोग तो होगा ही, क्योंकि जब यहाँ पे दुखपूर्ण गाथा है, जहाँ दुख की बात आती है, वहाँ क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। तो इस जो ये ग्रंथि है रचना इनकी, वो वियोग श्रृंगार की प्रधानता इसमें मिलती है। इसी के साथ अगली रचना है इनकी पल्लव। कौन सी है? पल्लव। यह कल्पना प्रधान काव्य है, यानी ये भी काव्य है, लेकिन कैसा है? कल्पनाओं पर आधारित, यानी कवि ने कल्पना कर लिखा है। लेकिन किसके बारे में कल्पना की है? तो इसमें प्रकृति निरीक्षण, ऊंची कल्पनाओं के दर्शन होते हैं। इसमें बसंत श्री, परिवर्तन, मौन निमंत्रण, बादल आदि श्रेष्ठ कविताएं संकलित हैं। यानी जो पल्लव है वो कल्पना प्रधान काव्य है, लेकिन उसमें कविताएं कौन कौन सी हैं? तो उसमें है बसंत श्री है, परिवर्तन है, मौन निमंत्रण है, बादल है और भी कई कविताएं हैं। तो ऐसी कविताएं कैसे किसमें मिलती हैं? पल्लव में मिलती हैं, जो कल्पना प्रधान मात्र है, जो प्रकृति या निरीक्षण से संबंधित है। अगली है गुंजन। क्या है? गुंजन। इसमें कवि का मन प्रकृति से हटकर, किससे हटकर? प्रकृति से हटकर आत्मचित्रण की ओर लग गया है। यानी गुंजन नाम की जो उन्होंने रचना की है, गुंजन नाम से, उसमें कवि ने, सुमित्रानंद पंत ने अपना मन प्रकृति से हटाकर आत्मचित्रण यानी स्वयं का चित्रण की ओर लगाया है। नौका विहार कविता है, नौका विहार। नौका विहार इस संकलन की श्रेष्ठ कविता है, सबसे अच्छी कविता है। किसकी? आत्मचित्रण की, जो किसमें लिखी है? गुंजन में लिखी है। उसी के साथ अगली रचना है इनकी युगांत, और छठी और अगली है इसकी युगवाणी। एक रचना है इनकी ग्राम्या। कौन सी है? ग्राम्या। इन काव्यों में काव्य पर गांधीवाद और समाजवाद का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यानी जो ग्राम्या नाम की इन्होंने लिखी है कविता, उसमें क्या है? गांधीवाद यानी गांधी के विचार और समाजवाद से संबंधित है, जो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि गांधीवाद और समाजवाद से संबंधित है। इसके साथ कुछ और रचनाएं भी हैं, जैसे है लोकायतन।
लोकायतन एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। इसमें कब संस्कृत यानी सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। जो लोकायतन नाम का महाकाव्य है उसमें सुमित्रानंद पंत जी ने सांस्कृतिक और दार्शनिक विचार व्यक्त किए हैं। इसमें ग्राम्य जीवन, ग्राम्य मतलब गाँव, ग्राम्य जीवन और जन भावना यानी लोगों की भावना को स्वर प्रदान किया है। यानी सबसे आगे लोग जो लोकायतन महाकाव्य है वो सांस्कृतिक और दार्शनिक विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है, जिसमें गांव के जीवन से संबंधित या लोगों की भावनाओं को सबसे अग्रिम रूप से रखा है इन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं पंत जी की कुछ और भी रचनाएं हैं, जैसे पल्लविनी है, अमिता है, युगपथ है, ऋता है, स्वर्णकिरण है, चिदम्बरा है, वही चिदम्बरा जिस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उत्तरा है यानी सबसे पहली रचना सुमित्रानंदन पंत की जो 1949 में लिखी गई थी, कला और बूढ़ा चांद है, शिल्पी है, स्वर्गूल है, और भी रचनाएं। तो ये तो इनकी रचनाएं थी। अब आइए देखते हैं सुमित्रानंदन पंत का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। तो हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं इनका, तो सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे बताए थे चित्रकार। पंत ने खड़ी बोली को ब्रजभाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत जी गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता की सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे, जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की है। यानी निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि पंत जी हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भारती कृतार्थ हुई। फिर एक लाइन लिखे, यानी पंत जी हिंदी कविता के श्रृंगार हैं, जिन्हें पाकर माँ भगवती हमेशा के लिए धन्य हो गई, कृतार्थ हो गई, ऋणी हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरल शब्दों का प्रयोग किया है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। और बस मेरी तरफ से यही कहना है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये जीवन परिचय लगा कैसा ये कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और मिलते हैं इनके जो चीटी है और भी रचनाओं की व्याख्या बताएंगे अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।